हाँ सम्मानित साथियों, आज के इस वीडियो में हम राज खोलेंगे कन्नौज में दो चीज़ें फेमस हैं और अभी कन्नौज के गट्टे की बात आदरणीय कल्पना आर्या के द्वारा की जा रही थी। इसी वीडियो के अंत में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, ये घटनाक्रम है 15 दिसंबर 2024 का जनपद गाजीपुर में माता रमाबाई अंबेडकर महिला महासम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन का आयोजन माता रमाबाई अंबेडकर महिला एसोसिएशन अर्थात रमा के द्वारा आयोजित किया गया। ये अपने आप में ऐतिहासिक कार्यक्रम था। इस इतिहास रचने का कार्य जनपद गाजीपुर में हुआ अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली की पहल पर। सम्मानित साथियों, आवाज का के तत्वावधान में अनुसांगिक संगठन बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति, रमाबाई अंबेडकर महिला एसोसिएशन यानी कि रमा एवं ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन आईडासा के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जो मंगलम मैरिज हॉल में किया गया गाजीपुर में, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की गरिमामयी उपस्थिति के साथ साथ मुख्य वक्ता के रूप में परम आदरणीय नीलम बौद्ध जी जो कि राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली है, गरिमामयी उपस्थिति रही। साथ ही साथ मुख्य संरक्षक के रूप में आदरणीय सतीश कुमार सोनकर साहब, आदरणीय डॉक्टर पी कनौजिया सर, आदरणीय मोहन बौद्ध जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार प्रबुद्ध जी चूंकि गाजीपुर के ही हैं, और मैं स्वयं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी आईटी सेल आवाज का समेत बड़ी संख्या में विभिन्न जनपदों के आवाज का बीबी स्त्री के सम्मानित पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दी। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के तौर पर आदरणीय कल्पना आर्या जी जो कि प्रांतीय संयोजक रमाबाई अंबेडकर महिला एसोसिएशन की हैं उत्तर प्रदेश की, क्रांतिकारी संबोधन देते हुए क्या कुछ कहा आज के इस वीडियो में हम आपको जरूर सुनाएंगे। हमारा आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि उनके क्रांतिकारी संबोधन को आप अंत तक जरूर वाच करें, ये हमारा विशेष निवेदन आपसे है। आइए सुनते हैं क्रांतिकारी संबोधन। श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए, बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए, माता रमाबाई के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए एवं हमारे मंच पे मंचासीन समस्त आवाज़ के पदाधिकारी, BBS 3 के पदाधिकारी और रमा के पदाधिकारियों का बहुत सादर अभिनंदन करते हुए, और बड़ा खुशी हो रही है कि जैसा जनपद गाजीपुर टीम ऐतिहासिक कार्यों के लिए जानी जाती है और आज वो दिख रहा है और उसी ऐतिहासिक कार्य में हमें भी सम्मिलित होने का अवसर मिला। उसके लिए हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जो जनपद गाजीपुर टीम रमा की टीम ने दिन रात मिलकर ये पहला महिला माता रमाबाई अंबेडकर महिला सम्मेलन कराया, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हम कैसे उसका धन्यवाद करें कि इतनी मेहनत दिख रही है, कुर्सियाँ तो पड़ गई हैं, सर कह रहे कुर्सियाँ लाओ, तो इससे लगता है कि बाबा साहब का जो सपना है वो कहीं ना कहीं सार्थक हो रहा है। जो आज हम कहते हैं कि महिलाओं को घर से निकालना बहुत बड़ी बात होती है और यहाँ पे सब महिलाएं ही दिख रही हैं, तो बहुत खुशी हो रही है अंदर से। और जो पहला ये महिला महासम्मेलन है, इसमें जितनी भी ये महिलाएं शामिल हुई हैं, जितनी भी धर्म उपासक उपासिकाएं शामिल हुए हैं, आप सभी को सादर अभिनंदन करती हूँ। बात यहाँ महिला महासम्मेलन की हो रही है, तो कम से कम हम महिलाओं को कम से कम 3 महिला नारी को, महिला वीरांगनाओं को जानना चाहिए। बात करें हम माता रमाबाई, जैसे कि माता रमाबाई अंबेडकर महिला महासम्मेलन हो रहा है, तो हम बात करें माता रमाबाई की, तो बाबा साहब को साहब बनाने वाली हमारी माता रमाबाई अंबेडकर ही थी। लेकिन इसके पीछे जो संघर्ष था, उनका त्याग समर्पण, वो बहुत ही यूँ कहें कि बहुत ही कष्टमय था, दुख भरा था।
जब माता रमाबाई शादी करके घर आती हैं तो वो देखती हैं कि बाबा साहब को पढ़ाई के प्रति इतना लगाव है कि वो उनको पढ़ने के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। जब माता रमाबाई ने ये सब कुछ समझा, जाना कि हाँ मतलब इनका है पढ़ाई के प्रति इतना त्याग समर्पण, तो उन्होंने कभी भी बाबा साहब की पढ़ाई में व्यवधान नहीं आने दिया, पूरा सपोर्ट करती थी। खुद से भी अन्य बाहर के लोग आते थे, अगर पूछते थे बाबा साहब घर पे हैं तो वो मना कर देती थी, कभी भी व्यवधान नहीं आने दिया और पूरा सपोर्ट किया। जब बाबा साहब विदेश पढ़ने गए तो कुछ रुपए माता रमाबाई को देके गए। हम यहाँ पे बैठी इतनी महिलाएं हैं, हमारे इतनी महिलाएं बहनें हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर आपका पति, बेटा, भाई 2-3 साल के लिए विदेश चला जाए, बाहर चला जाए और आपको कुछ रुपए देके जाए, आपको उसी में बच्चों का खर्चा करना हो, खुद का घर चलाना हो, लालन पालन, आप कैसे मैनेज करेंगी? जरा सोच के देखिए, आप कुछ रुपए में कैसे मैनेज करेंगी? और 2 साल उम्मीद ना हो कि आपको वहां से पैसे मिलेंगे, बल्कि हमें यहाँ से कुछ पैसा इकट्ठा करके जो बाहर हमारा पति या भाई बेटा गया उसको देने हो। आप जरा सोच के देखिए, महसूस करके देखिए कितनी कठिन, उस समय कितना कठिन संघर्ष किया था माता रमाबाई ने। जब बाबा साहब बाहर पढ़ने गए तो फिर माता रमाबाई, अब थोड़े पैसे थे तो पैसे का संकट आया तो माता रमाबाई बाहर जाके अपना गोबर बीनती थी, उसके उपले कंडे बनाती थी, बेचती थी। लोग उसमें दर्ज कसते थे, कहते थे कि पति विदेश पढ़ने गया है और ये यहाँ कंडे बना के बेचती हैं। लेकिन सब इग्नोर किया, सब कुछ इग्नोर किया माता रमाबाई ने, और वो उन पैसों से अपना बच्चों का लालन पोषण करती थी। 4 बच्चे थे और खुद का लालन पोषण करके कुछ पैसे इकट्ठा करके बाबा साहब को भी देती थी। इतनी महान नारी थी हमारी माता रमाबाई। कहते हैं एक सफल व्यक्ति के पीछे, एक स्त्री का हाथ होता है। ये सत्य बात है। अगर माता रमाबाई ने बाबा साहब का सपोर्ट न किया होगा, परिवार न संभाला होता, बच्चे न संभाले होते, तो शायद बाबा साहब ये सब करने के लिए उनको थोड़ा कष्ट सहना पड़ता। लेकिन इतना त्याग था। और ये सत्य है कि कहते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ है, और बाबा साहब को बाबा साहब ही नहीं, भारत रत्न ही नहीं, बल्कि विश्व रत्न बनाने वाली हमारी माता रमाबाई अम्बेडकर थी। सोचिए उस महिला ने कितने कष्ट सहे। उस समय की बात, इतनी विषम परिस्थितियां। आज वर्तमान में हमारे पास सब कुछ है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि शायद बाबा साहब की बदौलत ही हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, इस मंच पे खड़े हैं, महिलाएं सामने कुर्सियों पर बैठी हैं। लेकिन त्याग बहुत है। एक तो घटना ऐसी है कि अंदर से बिल्कुल कलेजा चीर देती है। जब बाबा साहब के एक छोटे बेटे का निधन हुआ, उस समय बाबा साहब के उस बच्चे को तन ढकने के लिए, कफन के लिए पैसे नहीं थे। आप विचार करिए, हम जो यहाँ पे ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, कुर्सियों पे बैठे, ऑफिस में बैठे, स्कूलों में जा रहे हैं, उसके पीछे त्याग को जरा सोचिए। कफन के लिए पैसे नहीं थे। इतनी स्थिति खराब थी। उस समय माता रमाबाई अपना साड़ी का पल्लू फाड़ देती हैं, उस बच्चे का तन ढकती है, उसे शमशान घाट तक ले जाती हैं। ऐसी वीरांगना थी हमारी माता रमाबाई। तो बाबा साहब को बाबा साहब बनाने वाली, बाबा साहब को भारत रत्न बनाने वाली, बाबा साहब को विश्व रत्न बनाने वाली माता रमाबाई अम्बेडकर का पूरा सहयोग है। और वो धीरे धीरे फिर बीमारी के अभाव में आ गए, पैसे का अभाव था, और वो फिर हम लोगों के बीच से असमयी दुनिया छोड़ के चली गई। बात करें हम माता सावित्री बाई फुले की।
सभी लोग जानते होंगे माता सावित्रीबाई फुले को, पहली शिक्षिका, भारत की पहली शिक्षिका थी वो। जब महिला सम्मेलन ही हो रहा है तो बात भी महिलाओं की ही होनी चाहिए, तो महिलाओं की ही बात करेंगे। बात करें माता सावित्रीबाई फुले की, अल्प आयु में ही शादी हो जाती है ज्योतिबा फुले के साथ में। जब वो घर पे आते हैं तो वो तो सावित्रीबाई फुले ने पढ़ने की इच्छा जाहिर की ज्योतिबा से। तो ज्योतिबा साहब उन्हें घर पे ही अपना शिक्षण कार्य पढ़ाने लगे। जब ये बात उनके घर वालों को पता चली, अब ये बात अभी हमारी माताओं को समझने में नहीं आ रही, उनको लग रहा है कि सब हमें बड़ा इजी मिल गया है, लेकिन नहीं, इसके पीछे बहुत संघर्ष है, बहुत कठिन तपस्या थी, संघर्ष रहा है, जो हमारे लिए इतना कुछ कर गए हैं। सोचिए, जब बात उनके घर वालों को पता चली तो उनके घर वालों ने कहा कि हमारा समाज इजाजत नहीं देता है महिलाओं को पढ़ने के लिए। इतनी मानसिकता खराब थी, उनको घर से निकाल दिया गया। तो ज्योतिबा के एक मित्र थे शेख उस्मान, उनकी पत्नी थी शेख फातिमा, वो उनके घर पे रहने लगे, वहीं से उनको पढ़ाया। और यही नहीं, वो छोटी सी उम्र से पढ़ के और पहली भारत की शिक्षिका बनने का गौरव भी प्राप्त किया। हम यहाँ पे जितनी माताएं बैठी हैं पूछना चाहते हैं, आपकी 17 साल की बेटी बहन 17 साल की उम्र में क्या कर सकती है, वो कर दिखाया था माता सावित्रीबाई फुले ने। 17 साल की उम्र में हमारी बहन बेटी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटर, बीएससी, बीए, बीटेक में पहुंच जाएगी, लेकिन उसी 17 साल की उम्र में माता सावित्रीबाई फुले ने 1 जनवरी 1848 में पहला बालिका विद्यालय खोला था। और यही नहीं, उन्होंने ज्योतिबा के साथ मिलके 1 साल में 5 बालिका विद्यालय खोले। लेकिन ये बालिका विद्यालय खोलने और ये पहली महिला शिक्षिका बनने का सफर बहुत संघर्षपूर्ण रहा। जब वो विद्यालय पढ़ाने जाती थी, बालिकाओं को शिक्षा देने जाती थी, तो उच्च वर्ग के लोग उन पे कूड़ा करके कीचड़ डालते थे। सोचिए कितना कठिन संघर्ष रहा उनके जीवन में। माता सावित्रीबाई फुले अपना एक साड़ी बैग में लेके जाती थी ताकि वो गंदी साड़ी उतार सके, स्कूल जाके अपना गंदी वाली साड़ी चेंज कर लेती थी और वो साफ साड़ी पहन के बालिकाओं को पढ़ाती थी। आज हम जो शिक्षिकाएं हैं, कहीं ना कहीं माता सावित्रीबाई फुले की वजह से भी है। बाबा साहब का तो सपोर्ट पूरा है। बाबा साहब ने जो हमें संवैधानिक अधिकार दिए, समानता का अधिकार दिया, पुरुष के बराबर अधिकार दिया, वो तो था ही, लेकिन सावित्रीबाई फुले का इसमें पूरा सपोर्ट का सहयोग था। उन्होंने अपने पति के साथ मिलके कई कृतियों का अंत किया, चाहे वो विधवा विवाह हो, बाल विवाह हो, सती प्रथा हो, कई ऐसी कृतियां थी जिनमें उनका सपोर्ट किया। कभी वो कदम पीछे नहीं करती थी। जैसे आज दिख रहा है, आज ये महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें बैठी हैं यहाँ पे, ये भी ऐसा नहीं कि अकेले हैं, ये कहीं ना कहीं इनका पुरुष प्रधान कहते नहीं, हालांकि ये कहा गया है कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, लेकिन ये जो महिलाएं इतनी बैठी, संख्या इतनी भारी है, तो आज तो देख के लगता है कि पुरुष प्रधान नहीं, महिला प्रधान देश है। बड़ा खुशी हो रही अंदर से है। तो दोनों का कहते नहीं, गाड़ी के 2 पहिया होते हैं, दोनों समान होते हैं। तो हम महिलाएं, पुरुष नारी एक गाड़ी के 2 पहिया हैं, अगर एक पंचर हो जाएगा तो दूसरा नहीं चलेगा। तो यही बात है। और अंत में भारत में एक बीमारी चली थी, प्लेग नामक बीमारी, उसमें वो उन्हें सेवा भाव माता सावित्रीबाई में बहुत थी, तो वो दीन दुखियों की सेवा करते करते खुद भी उस बीमारी की चपेट में आ गई और वो इस दुनिया से चली गई। हालांकि संघर्ष बहुत था और उन्होंने 5 विद्यालय ही नहीं खोले, अपने जीवन काल में पूरे 18 बालिका विद्यालय खोले थे। सोचिए, तब वर्तमान में हमारे पास साधन है, संसाधन है, आर्थिक रूप से भी हम लोग मजबूत हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हम एक महिला सशक्तिकरण की बात करें तो बहन कुमारी मायावती की हम बात करेंगे। उनसे भी हमें बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए।
उनका भी जीवन में बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। 26 साल की उम्र में वो गृह त्याग देती हैं, मान्यवर कांसी राम के साथ में वो रहने लगती हैं। हमारा समाज ऐसा है कि एक दिन अगर लड़की घर से बाहर चली जाए तो उसको कितनी बातें सुनाई जाती हैं कि रात भर कहाँ रुकी, कहाँ गई थी। भले को वो पेपर देने जाए या अपने रिलेटिव के यहाँ जाए, लेकिन आसपास के लोग यही सोचेंगे कि इसकी बहन बेटी 2 दिन से नहीं आई है, गई कहाँ है। तो आप सोच के देखिए, जब बहन कुमारी मायावती मान्यवर साहब के साथ में एक कमरे में रही होंगी तो उनको क्या नहीं सहना पड़ा होगा, क्या नहीं सहना पड़ा होगा। लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि वो उत्तर प्रदेश में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 4 बार मुख्यमंत्री रही। तो हमें राजनीति में अगर किसी से प्रेरणा लेनी चाहिए तो बहन कुमारी मायावती से लेनी चाहिए। और संगठन में बहुत शक्ति होती है, तो अपने संगठन में रहें, संगठन में मिलके रहें और साथ रहें, मिलके रहें, मिलजुल के रहें, उसी हम लोगों की भलाई है। हम लोग बिखरे रहते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, लालच दे दिया जाता है, लालच में आ जाते हैं, उससे हम लोगों का भला होने वाला नहीं है। भला होने वाला है हम लोग वहीं जाएं। और ये हम लोग को खूब पता है कि हमारा भला कहाँ है, कहाँ से हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, कुछ लालच में आ जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। हम लोग एकजुटता दिखानी चाहिए, हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। बड़ा अच्छा लगा कि हम जनपद कन्नौज से आए और हमने यहाँ बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए हम गाजीपुर टीम को पुनः धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और हाँ, जैसे कि कन्नौज का एक गट्टा मशहूर है, तो हम चाहेंगे, आर्य सर कहाँ गए हैं, हम चाहेंगे यहाँ के लिए हम थोड़ा लाए हैं, और सर को दीजिए, को मत दीजिए। जिलाध्यक्ष आदरणीय मंजू भारती जी को बुलाइए। रमा की टीम जिलाध्यक्ष, हाँ, हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। इसी के साथ हमारा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। एक नहीं, जनपद कन्नौज की 2 चीजें फेमस हैं और एक चीज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपके लिए आपकी जिला अध्यक्ष को वो चीज हम दे देंगे, तो आप मान लीजिए कि आप सभी को मिल गया है। और ये सुंदर सा गट्टा है, आप स्वाद लेने की कोशिश कीजिए, समर्पित कीजिए। और जब 22 अक्टूबर 2017 को जनपद गाजीपुर ने एक और इतिहास रचा था, पहली महारैली कराने का अगर किसी को गौरव प्राप्त हुआ है तो आपकी जनपद गाजीपुर की टीम को प्राप्त हुआ है। और तब भी मैंने ये चीज समर्पित की थी, आज एक बार पुनः मुसाफिर सब कीजिए। दूसरी चीज मैंने बताया, दूसरी चीज परफ्यूम फेमस है कन्नौज का, परफ्यूम फेमस है कन्नौज का। और जब कन्नौज में हम महिला महासम्मेलन का आयोजन कराएंगे, आप लोग आएंगे तो परफ्यूम देने का काम वहां पे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। गट्टा हम यहाँ ले आए हैं, परफ्यूम लेने के लिए आपको कन्नौज आना पड़ेगा। तो हम आप सभी को सादर आमंत्रित करते हैं कि परफ्यूम हम आपको जल्द देने का कार्यक्रम वहाँ अपना एक बनाए, स्थापित करें सर के माध्यम से, तो हम जल्दी बुलाएंगे आपको। थैंक यू। जो आपने गाजीपुर आकर के जो खुशबू बिखेरी है वो हम लोग स्वीकार कर ले रहे हैं, तो थैंक यू आपका। और मैं सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।